गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछला क्लास में हम लोगों ने मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया होती है। इसके तहत हम लोगों ने पढ़ा कि मुख में किस प्रकार पाचन होता है। हम लोगों ने देखा कि मुख में लार ग्रंथि से लार निकलता है, वो भोजन में मिक्स होता है। दांतों से जब हम उसे चबाते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है और लार में एक एंजाइम होता है लार एमिलेज। वह क्या करता है तो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में तोड़ देता है ना। तो हम लोगों ने देखा कि स्टार्च को माल्टोज के रूप में तोड़ दिया गया था, ब्रेक कर दिया गया। अब देखेंगे कि भोजन जब मुंह से अंदर की ओर जाता है तो हमारे ओसोफेगस है ना, जैसे अगर ये हमारा मुख है, मुख से अंदर जाएगा तो ओसोफेगस के द्वारा जाता है। ये एक नली होता है ना। इस नली से भोजन अंदर की ओर जाएगा। तो ओसोफेगस से होते हुए हम भोजन हमारा कहाँ जाता है, स्टमक में। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं ओसोफेगस या भोजन ग्रसिका, है ना। तो इसके बारे में क्या है कि भोजन ग्रसिका एक नली के जैसा संरचना होता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे इसको हम लोग फोटो में देखते हैं। फोटो में देखते हैं क्या कि भोजन जो हम लोग लेते हैं तो मुंह में लिए, ठीक है, और मुंह से होते हुए यह एक नली जैसी संरचना है, ठीक है। तो ये नली जैसी संरचना यहाँ से होते हुए स्टोमक पर जाती है ना, आमाशय में। तो यह नली जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसिका या ईसोफेगस, है ना। तो क्या बोलेंगे ईसोफेगस के बारे में कि यह एक नली जैसी संरचना है जो मुंह को और आमाशय दोनों को जोड़ता है या इन दोनों के बीच में पाया जाता है। अब इसमें जो भोजन आता है तो एक नली है, एक नली जैसी संरचना है। तो इसमें जब भोजन आता है तो यह इसका मूवमेंट जो इस मान लेते हैं कि ये भोजन है, अब ये अंदर की ओर ये आएगा तो इसका मूवमेंट क्रमाकुंचक गति की तरह होता है। कैसा गति होता है भोजन का, क्रमाकुंचक गति। तो क्रमाकुंचक गति क्या होता है तो पहले यह थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, इस तरह से, है ना। ऐसे 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 करके थोड़ा थोड़ा करके यह आगे बढ़ता जाता है। इसी गति को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचक गति। ठीक उसी तरह से जिस तरह से केचुआ आगे बढ़ता है ना, उसी तरह से भोजन भी यहाँ पे ऐसे 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 करके आगे बढ़ेगा। तो इसी गति को क्या कहेंगे, क्रमाकुंचक गति, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भोजन जो है ईसोफेगस या ग्रसिका से कहाँ जाता है, आमाशय में पहुँचता है, ठीक है। तो आमाशय में पहुँचने के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं कि आमाशय में भोजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो आमाशय के बारे में क्या जानना है कि आमाशय एक बृहद अंग है। ये जो हमारा आमाशय है यह एक बृहद अंग है जो भोजन आने पर फैल जाता है ना। हमारे आमाशय की ऐसी क्षमता होती है कि वो उसमें फैलाव होता है ना। अगर भोजन आता है तो क्या होता है, फैल जाता है, एक बैग की तरह होता है ना। तो एक बृहद अंग है और इसमें फैलाव होता है। यह ईसोफेगस एवं क्षुद्रांत्र के बीच में स्थित होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ईसोफेगस था और यहाँ पे क्या ये है, क्षुद्रांत्र है ना। तो ईसोफेगस और क्षुद्रांत्र के बीच में क्या है, हमारा आमाशय है। तो आमाशय कहाँ है स्थित है ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि आमाशय की भित्ति पे जठर ग्रंथियाँ होती है ना। यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि आमाशय है, इसकी भित्ति है।
अगर हम इसको थोड़ा बड़ा फिगर में देखें तो इसकी जो भित्ति होती है ये, है ना, इसकी भित्ति यहाँ भी है, तो इसकी भित्ति पे जठर ग्रंथियाँ होती है इस तरह से, है ना। तो इसकी भित्तियों पे क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ होती है, और इन जठर ग्रंथियों से 3 प्रकार के स्राव निकलते हैं, है ना। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के स्राव निकलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेप्सिन। 3 प्रकार का कौन कौन सा स्राव है, एक का नाम है पेप्सिन, दूसरे का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा स्राव क्या निकलता है, श्लेष्मा या म्यूकस, है ना। अब इसके बारे में जानते हैं कि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और श्लेष्मा। पेप्सिन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन पूछा जाएगा परीक्षा में कि हमारे आमाशय में प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो क्या बोलेंगे, पेप्सिन। ठीक है, तो हम जो भोजन लेते हैं, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, इन सब का पाचन हमारे आमाशय में होता है किस एंजाइम से, पेप्सिन से। अब उसके बाद दूसरा स्राव निकलता है, वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना। बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे पेट में ही भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 2 होता है ना। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि pH मान अगर 7 से कम होता है जिसका, वह एसिडिक होता चला जाता है, अम्लीय होता जाता है। जितना कम मान होता है वह उतना ज़्यादा अम्लीय होता है ना। तो pH मान 2 है, इसका मतलब है कि हाईली एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह हमारे जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है ना। तो जो हमारा HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका pH मान कितना होता है हमारे आमाशय में, 2 होता है। ठीक है, अब देखो करता क्या है यह, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है तो ये करता क्या है। तो यह सबसे पहले क्या करता है कि एक माध्यम तैयार करता है ना। ऐसा माध्यम तैयार करता है, कैसा माध्यम, अम्लीय माध्यम। और यह जो अम्लीय माध्यम है ना, इस अम्लीय माध्यम में ये पेप्सिन एंजाइम काम करता है ना। ये पेप्सिन एंजाइम जो है अम्लीय माध्यम में ही वह काम करेगा, है ना। अम्लीय माध्यम क्षार माध्यम होता है ना। तो HCl जैसे ही स्रावित होता है तो पूरे पेट का माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अब जब पूरे आमाशय में उसका माध्यम अम्लीय हो गया तो इसका मतलब है कि अब पेप्सिन वहाँ अच्छे से काम करेगा। तो सबसे पहला काम HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, तो यह जो माध्यम को अम्लीय बना देता है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया कि हम लोग भोजन जो खाते हैं, है ना, भोजन जो लेते हैं या मुंह से कभी सांस जो लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे हमारे वातावरण में जो बैक्टीरिया है, जीवाणु विषाणु जो भी है, हम क्या होता है उसको मुंह में खींच लेते हैं, तो या भोजन के साथ चला जाता है। तो जैसे ही वह हमारे आमाशय में पहुंचता है जीवाणु विषाणु, तो ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका pH मान 2 है, हाईली एसिडिक है, बहुत ज़्यादा अम्लीय है, वह क्या करेगा, वो सारे जीवाणुओं को क्या करेगा, मार देगा, किल कर देगा। तो क्या है, यह हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है, और हमारे शरीर को उनसे रक्षा करता है ना। तो जो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है वह जीवाणुओं से भी हमारी रक्षा करता है। तो ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम क्या करता है कि यह भोजन को भी, बड़े बड़े टुकड़ा होगा उसको क्या करेगा, जो भी छोटे छोटे आया उसको और घुला देगा, है ना, और मिक्स कर देगा, तो उसको अपघटित कर देगा, तोड़ देगा, और उसको क्या बना देगा, मुलायम बना देगा।
ठीक है, क्लियर है। तो हम समझें कि HCl का 3 काम, एक हमारे आमाशय का माध्यम को अम्लीय बना देना ताकि पेप्सिन काम कर सके, दूसरा कि हानिकारक जीवाणुओं को मार देना और हमारे शरीर की रक्षा करना, और तीसरा भोजन को घुलाकर उसको मुलायम बना देना। ये 3 काम हमारा HCl करता है, ठीक है। और तीसरा स्राव जो होता है हमारे आमाशय से वो है श्लेष्मा या म्यूकस। यह कैसा होता है? यह गोंद की जैसा चिपचिपा होता है। श्लेष्मा जो होता है गोंद की तरह चिपचिपा होता है। इसका क्या काम है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये क्या करता है कि पहले ही से एक सतह बना देता है, अस्तर बना देता है ना। क्या करता है कि आमाशय पे एक अस्तर बना देता है ताकि जो हाईली एसिडिक बहुत ज़्यादा अम्लीय HCl जो है ना, वो अगर आ जाए हमारे आमाशय में तो इससे हमारे आमाशय का क्या हो, किसी तरह का नुकसान नहीं हो, है ना। तो हम क्या समझें कि ये जो हमारा आमाशय है, इस आमाशय में म्यूकस जैसा हमारा श्लेष्मा जैसा पदार्थ का स्राव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चिपचिपा हो गया। अब इस पे जब HCl काम करेगा तो क्या करेगा? इसके अपने जो सतह है, हमारे आमाशय का जो भित्ति है, वो भी तो गल सकता है ना, वो भी गल जाएगा। इतना हाईली एसिडिक है, हाईली बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, तो हमारे पेट को भी तो नुकसान पहुंचाता है, हमारे आमाशय को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। इसलिए हमारे आमाशय की भित्ति का रक्षा कौन करता है? तो यही श्लेष्मा या म्यूकस करता है ना। हमारे आमाशय की भित्ति की रक्षा करता है, ठीक है। किससे? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। कौन करता है? श्लेष्मा, क्योंकि यह चिपचिपा पदार्थ होता है और यह HCl से हमारे आमाशय की रक्षा करता है। तो याद रखेंगे कि श्लेष्मा का काम क्या है? तो यह HCl से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे आमाशय की भित्ति की रक्षा करता है ना। अब इसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है ना। हम लोग पढ़े थे ना कि मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। और हम जब आमाशय में भोजन लेते हैं तो केवल, है ना, प्रोटीन और लिपिड का इसका पाचन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अब हम आमाशय से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आमाशय से आगे बढ़ते हैं तो हमें कौन सा अंग मिलता है? आमाशय के बाद हमें मिलता है, आमाशय के बाद हमें मिलता है यह छोटी आंत, है ना। आमाशय है, यहाँ से गया और ये छोटी आंत है, तो छोटी आंत में भोजन यहाँ से पहुँचा। तो हम ध्यान देंगे कि छोटी आंत देखने में छोटी लगती है ना, लेकिन यह होती है बहुत लंबी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बहुत लंबी होती है ना। तो इसका नाम छोटी आंत क्यों पड़ा? तो छोटी आंत इसलिए पड़ा कि देखिए यह पतला है, इसका व्यास जो है कम होने के कारण, पतला होने के कारण इसकी नली का, इसका नाम छोटी आंत पड़ा है। और यह क्या है? बड़ी आंत। इसके बगल में ये क्या है? ये बड़ी आंत है। देख रहे हैं कि यह मोटा है, तो बड़ी आंत का व्यास जो है मोटा होने के कारण, बड़ा होने के कारण इसका नाम बड़ी आंत पड़ा है, और व्यास के कारण ही इसका नाम छोटी आंत पड़ा है। नाम छोटी आंत है या क्षुद्रांत्र है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है ना। अब हम ये भी देखेंगे कि छोटी आंत यहाँ क्या है? जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो ये देखिए, ये लीवर है ना, ये लीवर या यकृत है ना, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या होता है? लीवर और यकृत है। और इसके बाद इसके नीचे क्या देखते हैं? ये अग्नाशय है। यहाँ देखिए, ये अग्नाशय और ये यकृत दिखा रहा है। तो ये जो है यकृत होता है, यह महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारे शरीर का। सबसे बड़ा ग्रंथि अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि यकृत है।
और पाचन में बहुत मदद करता है। ये यकृत और ये अग्नाशय है ना, तो ये दोनों क्या करता है, पाचन में बहुत मदद करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये क्षुद्रांत्र जो है, इस क्षुद्रांत्र में किस तरह से हमारा पाचन की प्रक्रिया होती है। तो क्षुद्रांत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि एक नली जैसी संरचना होती है, ठीक है, और यह आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में पहुंचता है। ये तो समझ गए। अब देखते हैं कि क्षुद्रांत्र जो आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। हमारे मुख से जो आहार नली निकला था ओसोफेगस होते हुए, है ना, मुंह से निकला था ना, तो मुंह से यहाँ से निकला था और ये गुदा द्वार तक सबको आहार नली कहे थे। तो इन सब में सबसे लंबी संरचना किसका होगा, क्षुद्रांत्र का या छोटी आंत का होता है ना। अब हम लोगों ने पढ़ा कि व्यास कम होने के कारण इसको छोटी आंत कहा गया है। अब क्या पढ़ते हैं कि भोजन के प्रकार के आधार पर इसकी लंबाई अधिक और कम होता है। कैसे? तो हम लोग देखते हैं कि मानव हो या जो भी शाकाहारी जीव जंतु होता है, जो साग सब्जी खाता है, उस पर निर्भर होता है। तो उसमें क्या होता है कि साग सब्जी खाने वाले जीवों की आंत बहुत लंबी होती है ना, क्योंकि उनको सेलुलोज का पाचन करना पड़ता है। जो साग सब्जी खाते हैं उनकी आंत बहुत लंबी होती है ना। लेकिन वही जो मांस खाने वाले जीवधारी हैं, है ना, उनकी आंत छोटी होती है ना, वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो मांस खाते हैं उनकी आंत छोटी इसलिए होती है कि वो कच्चा खाते हैं, और जो खाते हैं तो वो जहरीला पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है शरीर में। तो जहरीला पदार्थ अधिक समय तक हमारे आंतों में, है ना, नहीं रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या किया है, आंतों की लंबाई को छोटा कर दिया है ताकि वो जहरीला पदार्थ जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर निकल सके, है ना। जैसे बाघ, शेर, चीता, है ना, इन सब में क्या है, ये सब मांसाहारी है और इनकी जो आंत होगी ना, छोटी आंत, क्षुद्रांत्र, वो उनकी लंबाई क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। और हम लोग जैसे हो गए, गाय हो गई, भैंसें हो गई, तो जो भी शाकाहारी है उनकी ये छोटी आंत बहुत लंबी होती है ना। तो बहुत लंबी होती है, इसका मतलब कि सेलुलोज का पाचन है ना, इजीली ढंग से, आसानी ढंग से हो सके। अब बताओ कि अगर हम लोग मांस खाते हैं तो क्या होगा, मांस हमारे शरीर तक काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जल्दी उसका निष्कासन नहीं होता है। तो जिसके कारण मांस खाने से कभी कभी हमें समस्या भी उत्पन्न होती है मांस खाने वालों को। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तो समझ गए कि लंबाई बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। यह शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में ऐसा देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि क्षुद्रांत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है ना। भोजन की पाचन की शुरुआत मुख से तो शुरू हो गई थी, लेकिन भोजन का पूर्णतः पाचन इसी हमारा छोटी आंत में होगा, ठीक है ना। भोजन का पूर्णतः पाचन हमारा होगा यह छोटी आंत में ही कंप्लीट रूप से होता है। तो पूर्णतः पाचन का मतलब क्या बताए थे उस दिन कि कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से किस रूप में विखंडित हो जाएगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस रूप में विखंडित हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। और वसा अंतिम रूप से कैसे, किस में विखंडित हो जाएगा, तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। अगर इस रूप में विखंडित हो गया तो समझ जाएंगे कि भोजन का पूर्णतः पाचन हो गया है। तो यह प्रक्रिया कहाँ होता है, तो यह छोटी आंतों में होती है। तो हम क्या समझे, अगर पूछा जाएगा कि कहीं कोई पूछता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन शरीर के किस अंग में होता है, तो हम क्या बताएंगे, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है ना। यहीं पे कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बना देगा, ग्लूकोज बना लेगा। यहीं पे प्रोटीन टूट के एमिनो अम्ल बना लेगा, और यहीं पे वसा टूट के क्या बना लेगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बना लेगा, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखते हैं इसके बाद
की बातें।